बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से हैं और ख़ुश हैं, और यकीनन आप सब बच्चों ने बहुत एक्टिवली स्टडी भी की होगी और FLPs भी बहुत अच्छे दिए होंगे। और बेटे आज का जो हमारा मेन काम है, आज हमने पेपर फॉर्मेट को डिस्कस करना है। पेपर अटैम्प्ट किस तरह किया जाता है, फ़िज़िक्स का पोर्शन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको ये बताना चाहता है कि आप पेपर अटैम्प्ट करके फुल स्कोर कैसे ले सकते हैं, स्पेशली फ़िज़िक्स में, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो फ़िज़िक्स का है। आई एम प्रोफेसर हारिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और मैं बेटे आपको बताऊंगा कि एंटी टेस्ट में भी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ लास्ट 12 ईयर से। तो बेटे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है फ़िज़िक्स का, और आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है और किस तरह से फर्दर चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे अल्लाह ताला के नाम से। बेटा वेलकम टू फ़िज़िक्स पेपर प्रेजेंटेशन सेकेंड ईयर 2021। बेटा सबसे पहले तो ये कि आपको 17 MCQs आते हैं बेटा पेपर में। ये जो 17 MCQs है ना, ये पहले तो इसकी कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि चैप्टर 12 में से 2 ही आएंगे, 3 भी आ सकते थे, ऐसा स्पेसिफिक एक डिवीजन नहीं थी। लेकिन जो लास्ट 3 और 4 ईयर से देखा जा रहा है उसमें बेटा डिवीजन इस तरह से है कि चैप्टर 12 जो है ना बेटा, इसके 2 MCQs होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसके 2 MCQ होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लॉजिकल ही हो, समटाइम बुक की लाइंस भी होती हैं, लॉजिकल भी होते हैं। और यकीनन MCQ वही अटैम्प्ट कर पाते हैं बेटा जिन लोगों ने एक बार अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ा होता है और उसका टेस्ट दिया होता है और उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटे, इसके 2 MCQ होंगे। ज़्यादातर वैसे देखा जो गया है कैपेसिटर के पोर्शन में से एक होता है, और एक शुरू वाले पोर्शन से वो पोटेंशियल भी हो सकता है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं से बेटे एक जो है वो इसका MCQ होता है। तो टोटल MCQ 2 हैं इसमें। चैप्टर 14 के भी 2 MCQs हैं, और समझने वाली बात यह है कि बेटे चैप्टर 14 जो है इसमें एंटी टेस्ट का पोर्शन भी ज़्यादा होता है। FSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इसके 2 MCQ होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। चैप्टर 15 जो है बेटे डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके भी 2 MCQ आते हैं। और अगेन वही बात आ गई कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो तभी आप ये MCQ कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो ज़ाहिर सी बात है आप अनकम्फर्टेबल ही फील करेंगे। 16 चैप्टर जो है बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट का, इसके भी 2 MCQs हैं, और दोनों ही जो है वो लॉजिकल बेसिस पे होते हैं। मतलब वो पूछ सकता है लीड और लैग का, या इंडक्टर या कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेता है कि किस में करंट लीड करेगा, किस में लैग करेगा, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी से क्या होगी। इस तरह के MCQ ज़्यादातर देखे जाते हैं। कोशिश यही किया करें कि पास पेपर जो है बेटे उसको डाउनलोड करके उसको चेक किया करें कि किस फॉर्मेट पे इसमें क्वेश्चंस आए हैं। पास पेपर्स का बेटे बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ये अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद बेटा जो चैप्टर 18 है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके भी 2 MCQ हैं। अब आपको पता स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस में इसके लॉजिक गेट्स वगैरह बेटे वो तो सब ख़त्म हो गए हैं, और 70% समझ लें ये चैप्टर रह गए। तो इसके भी नंबर ऑफ़ MCQs जो है बेटे वो 2 हैं। 19 चैप्टर जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, जो सबसे ज़्यादा लेंथी कंसीडर किया जाता है बेटे, उसके भी 2 MCQs होते हैं। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी ज़्यादा है क्योंकि बेटे एक तो ये लेंथी चैप्टर है और एंट्री टेस्ट में इसका पोर्शन भी ज़्यादा है। जब एंट्री टेस्ट में पोर्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा चली जाएगी। चैप्टर 21 जो है बेटे, इसके 2 MCQs होते हैं। अभी सिर्फ हम 2 MCQs वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कितने कितने इनके MCQs आएंगे। सो चैप्टर 21 जो है बेटे, इसके भी 2 MCQs हैं। तो चैप्टर 21 बेटे ये आपके पास जो है न्यूक्लियर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता है बेटा ये बड़ा सिलेक्टिव सा इसका पोर्शन है। इस बार लेंथी तो है चैप्टर, लेकिन ज़ाहिर है उसको स्मार्ट सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया, तो इसके भी 2 MCQs हैं। चैप्टर 13 बेटे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसका एक MCQ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक MCQ आएगा, वो कार्बन कलर रजिस्टर से भी आ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी, किरचॉफ रूल से भी, पावर डेसिपेशन से भी एक MCQ आना है। 17 MCQ 17 जो चैप्टर है बेटा, उसका भी एक ही MCQ होता है। 19 एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया। 19 के इसलिए यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है कि वैसे तो 19 के 2 आते हैं, लेकिन एक का दफ़ा ये भी देखा गया कि 19 का एक MCQ आया, इस वजह से उसको अलहदा स्पेसिफिकली नीचे करके लिखा गया। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक का दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक MCQ भी आया, इसलिए बेटे उसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया। वैसे 99% इसके 2 ही MCQ आते हैं 19 के। तो ये बेटा आपके MCQs की डिवीजन है कि MCQs आपको इस फॉर्मेट पे आएंगे। तो MCQs के लिए मैं रेकमेंड आप बच्चों को यही करूँगा एज ए HOD ऑफ फिज़िक्स,
मैं आपको बेटे यही कहूँगा कि आप बच्चे जो है ना वो एमसीक्यूज़ के लिए पास पेपर्स को ज़्यादा स्टडी करें। देखिए पास पेपर्स में लाहौर बोर्ड के खाली पास पेपर नहीं, उसमें गुजरावाला बोर्ड के भी, उसमें पिंडी बोर्ड के भी, उसमें बाकी सारे बोर्ड्स जो हैं बेटे आप उसके जो पास पेपर्स हैं उसको डिस्कस करें। तो ये अपने माइंड में रखें कि पास पेपर सारे के सारे जो हैं बेटे उसको एक बार अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं पास पेपर्स में और ऐसे आ चुके हैं। बाकी बेटा ये जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, ये तो आपके एमसीक्यूज़ हो गए, 17 एमसीक्यू हैं, ज़ाहिर है इसमें कोई चॉइस नहीं है और ये तो 100% आपने करना ही करना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर सपोज कर लें जैसे बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं ये हमसे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते। अच्छा, चैप्टर 20 का भी एक ही एमसीक्यू है, चैप्टर 20 का भी एक ही एमसीक्यू आता है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा, चैप्टर 20 का भी एक ही एमसीक्यू है बेटे। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमसे जो है वो लास्ट वाले चैप्टर्स प्रॉपर्ली तैयार नहीं होते या लास्ट वाले चैप्टर्स जो है वो बता दें। मैं आपको यही रेकमेंडेशन दूंगा कि बेटे आप लास्ट वाले चैप्टर्स को बेशक सिलेक्टिव कर लें, लेकिन लास्ट 2 चैप्टर्स आप कह लें, लेकिन ये है कि बेटा आपको उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए ताकि आपको कोई एमसीक्यू ना रहे। अगर आप उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके दोनों एमसीक्यू रह जाएंगे, वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। एमसीक्यू आपका कोई नहीं रहना चाहिए। आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको इस तरह से अटैम्प्ट करें, आप इस तरह से तैयार करें कि आपका 100% जो है वो सारे का सारा चैप्टर तैयार हो। तो इस लेवल पे आप हों कि बेटा लॉन्ग बेशक नहीं भी कर रहे तो शॉर्ट जो है बेटे वो आपके ईजीली आप उसमें से कर सकें, एमसीक्यूज़ कर सकें। अब बेटे आप सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आ जाएं। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है बेटे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको पता है 12 क्वेश्चंस आते हैं और बेटे आपने 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा पोर्शन है जो सब बच्चों का ही बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि 99% बच्चे शुरू वाला जो पोर्शन होता है बेटे उसमें बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके होते हैं। 99% स्टूडेंट्स ने शुरू वाले पोर्शन में बहुत अच्छा तैयार किया होता है, उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी होता है। लेकिन एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बेटे, आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन करें खुदा के लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 लाइनों का ना करें, कम से कम 4 to 5 लाइन्स का किया करें। उसकी वजह यह है जब आप शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 5 लाइन्स का करते हैं तो बेटे जो चेकर है उसको पता होता है। देखें जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, तो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस में आपने बता दिया कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C=A∪0 डाइलेक्ट्रिक ओवर D। आपने ये फार्मूला लिखा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है। ऐसे नहीं करना खुदा के बंदो, आपने पहले उसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने बताना है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायलेक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से आपने लिखना है। 90% बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं जैसे वो मजाक कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं। नथिंग। आप अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि सर हमने जो है ना वो पेपर तो पूरा किया था लेकिन हमारे मार्क्स तो 70% आए हैं, पेपर तो हम पूरा करके आए थे। और वो जब रीचेकिंग में जाते हैं उन्हें पता चलता है भाई हर शॉर्ट क्वेश्चन में 1-1 नंबर दिया हुआ है नंबर, वो फिर चेकर को बुरा भला कह रहे होते हैं। नो डाउट समटाइम चेकिंग भी अच्छी नहीं हुई होती, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा चेकिंग अच्छी होती है, लेकिन आप बच्चे ऐसा पेपर करें। मैं हमेशा एक बात क्लास में कहता हूँ, आप बच्चों ने पेपर ऐसा अटैम्प्ट करना है कि आपका पेपर आइंस्टाइन भी आके चेक कर लेना तो वो भी आपका 1 नंबर ना काट सके। डैट इज़ योर एक्चुअल अचीवमेंट। तो आप पेपर के मामले में जब शॉर्ट क्वेश्चन, कई लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन मेन होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मेन होते हैं कि आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, अब जो चैप्टर 12 है बेटे इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 4 में से भी ये बच्चे कहते हैं कि सर एक्सरसाइज की सारे आएंगे। नथिंग, ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है 2 एक्सरसाइज की होते हैं, 1 डेफिनेशन होती है, कॉन्सेप्चुअल होता है। समटाइम ऐसा होता है 3 एक्सरसाइज की होते हैं, 1 डेफिनेशन होती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हुए हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो चैप्टर 12 जो है बेटे इसके 4 क्वेश्चन होंगे। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से सारे आएँ। वो आपको सिंपली कह सकता है कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस बताएं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ सकता है, फ्लक्स की डिपेंडेंस पूछ सकता है। तो जब तक आपका नॉलेज अच्छा नहीं है, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना वो प्रॉपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें या क्वेश्चन का आंसर दें। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट 100% होगा तो आप सेटिस्फाइड होंगे बेटे। उसके बाद जो चैप्टर 14 है इसके भी 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 14 बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अब इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सरसाइज में से आ जाएं, हो सकता है 2 एक्सरसाइज में से आएँ, 1 डेफिनेशन आ जाए। जैसे लॉरेंस फोर्स की अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स। आपने बताना होता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब सपोज कर लें कि मुझे अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स, तो मैं बताऊंगा कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। उसके बाद मैं उसका फार्मूला लिखूंगा F=F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा QE, मैग्नेटिक की वैल्यू QVB है, तो ऐड कर दूंगा आंसर आ जाएगा।
इस तरह से आपने इसको लिखना है। अगर कोई बच्चा फार्मूला नहीं लिखता शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको। और अगर सपोज कर लें किसी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं है, जैसे वो कहता है कि जी पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, सबसे मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, अब इस तरह की ये डेफिनेशन में फार्मूला नहीं होता, तो इस तरह की डेफिनेशन में उनकी एग्जांपल्स हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आप में जो बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स ले गया, शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे नंबर ले गया, वो आगे कभी मार नहीं खा सकता। शॉर्ट क्वेश्चन मेन होते हैं, देखो 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, 44 मार्क्स के, ये कम नंबर नहीं है। अगर अल्लाह ना करे हर शॉर्ट क्वेश्चन में एक नंबर कटना शुरू हो जाए तो 22 मार्क्स कम हो जाते हैं। सो सबसे मेन पोर्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चन। फिर बेटे चैप्टर 15 जो है, चैप्टर 15 में से भी आपके जो है बेटे ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आपने इसके भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको, अब देखो टोटल ये 12 हो गए। 12 में से बेटा आपने जो है चैप्टर 14, 12, 14, 15 का बेटे ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। आपने 12 में से बेटा 8 क्वेश्चंस करने होते हैं और मेरे ख्याल से आप सब इजीली कर सकते हैं। देखो ना, जाहिर सी बात है 12 में से 8 करने तो आपको, ये वाला पोर्शन जो है ये बच्चों के लिए बहुत इजी होता है। उसकी वजह एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन उन्होंने याद किए होते हैं, लेकिन स्टिल जो बच्चे मार खाते हैं वो वही बच्चे होते हैं बेटे जिन्होंने प्रॉपर, जिनका नॉलेज नहीं होता, जिन्होंने प्रॉपरली डायग्राम नहीं बनाई होती, फार्मूला नहीं लिखा होता, वो इसमें पीछे रहते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 12 में से अगेन 8 क्वेश्चन ही करने होंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसके क्राइटेरिया में बेटा चैप्टर 13 है, उसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 16 जो है बेटा, चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है कि 2 एक्सरसाइज में से हो, एक जो है बेटे वो लॉजिकल बेस पे हो या डेफिनेशन हो। ज़रूरी तो नहीं है कि 2 ही एक्सरसाइज में से हो सकता है एक आ जाए। तो ये ना कई बच्चे शायद अभी भी रट्टे के सिलसिले में रहते हैं, चक्कर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। 16 चैप्टर करंट जो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें बेटे 16 चैप्टर जो है बेटे AC अल्टरनेटिंग करंट का है, उसमें बेटे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी डिवीजन ऐसी ही होती है, ठीक है। 17 जो चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा आसान बच्चे को इसलिए लगता है क्योंकि 17 चैप्टर जो है बेटे ये डेफिनेशन बेस होता है और डेफिनेशन बेस करना बहुत ईजी होता है आपके लिए। और चैप्टर 18 में से भी 3 आने हैं। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात है कि देखो चैप्टर 2 में 3 चैप्टर से, उसमें 12, 14, 15 थे। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 4 चैप्टर्स आ गए, इसमें चैप्टर 13 भी आ गया, चैप्टर 16 भी आ गया, 17 भी आ गया, 18 भी आ गया। तो ये बेटे इसमें 16, 17, 18 के साथ चैप्टर 13 भी इंक्लूड है। तो इसमें भी 12 क्वेश्चन आते हैं और ये आपने बेटे ऐड करने होते हैं। ये वाला पोर्शन भी बच्चों के लिए आसान होता है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये भी पोर्शन आसान होता है। उसकी वजह ये है कि बच्चों ने ना ये 13, 16, 17 चैप्टर ये बच्चों को अच्छे आते होते हैं, तो वो ज़ाहिर है 9 क्वेश्चन तो इसी में से, 9 क्वेश्चन इसी में से हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है आपके लिए अटैम्प्ट करना बहुत ईजी होगा। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, आपने 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर बेटे आपको 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 में से आपने 6 करने होते हैं, इसमें बेटे आपके एंड वाले 3 चैप्टर्स हैं, लास्ट वाले 3 चैप्टर, बेटा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसकी रीज़न है, उसकी बड़ी वैलिड रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे आखिरी वाले चैप्टर्स जो हैं इनको उतनी एनर्जी से, उतने दिल से करते ही नहीं है जितनी एनर्जी से वो 12, 14, 12 शुरू वाले मतलब 5 या 6 चैप्टर्स करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अक्सर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो है ना इसमें तंग इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि बेटे ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने इसको अच्छा तैयार ही नहीं किया, एक बच्चे ने चैप्टर ही तैयार नहीं किया, तो कैसे पॉसिबल है वो इसका अच्छा जो है वो अटैम्प्ट करे या वो अच्छी तरह से बेटे इसका आंसर दे। तो ये बहुत मैटर करती है चीज़ ना। तो ये वाला जो चैप्टर है बेटे, इसमें आपको 19 चैप्टर जो है जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके 3 क्वेश्चंस आएंगे और बेटे आपने इसको अटैम्प्ट, जाहिर है 3 में से भी। अब समझने वाली बात देखो, इसके एक्सरसाइज के टोटल 27 क्वेश्चन हैं। अगर आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखो तब भी 19 या 20 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, तो उन्हीं 20 में से 3 आ जाते हैं। मैंने तो यही देखा कि 19 चैप्टर के जो एक्सरसाइज का पोर्शन है उसी में से आ जाते हैं कि जैसे पेयर प्रोडक्शन जो है बेटे वो वैक्यूम में क्यों नहीं हो सकती, या जो कोई भी वो आपसे पूछ सकता है कि रेड लाइट है या ब्लू लाइट है, इनकी एनर्जी सेम है तो फोटोन किसके ज़्यादा होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या एक्सरे जो है वो पेयर प्रोडक्शन करवा सकती है, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर 20 जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और ये है भी छोटा सा चैप्टर, इसके भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो ज़्यादातर देखा गया, या एक एक्सरसाइज का होगा, एक टेक्निकल आ जाएगा। चैप्टर 21 के बेटे 4 क्वेश्चंस हैं। 21 अब देखो लास्ट चैप्टर है, इसमें से 4 के डिवीजन जो मैंने देखी है, 2 ज़्यादातर एक्सरसाइज के होते हैं और बेटे जो 2 क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक्सरसाइज के अलावा टेक्निकल होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं 2 इसमें ना, वो डेफिनेशन भी आ सकती है। तो ये बेटे आपका टोटल क्राइटेरिया है।
तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें 17 MCQ थे, उसकी डिवीजन मैंने आपको बता दिया। ये आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए और तभी आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें बुक की लाइन भी आ सकती हैं, बुक रीडिंग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें आपको बेटे टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 करने होंगे और ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी होता है बच्चों के लिए, 12 में से बेटे 8 क्वेश्चन करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटे, इसमें 9 में से 6 क्वेश्चन करना ये मुश्किल हो जाता है अक्सर बच्चों के लिए। उसकी वजह ये मुश्किल इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, मुश्किल ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, मुश्किल इस सेंस में जब बच्चों ने किया ही नहीं होता आखिरी चैप्टर, तो कैसे पॉसिबल है आप इसको अच्छा परफॉर्म करें, तो पॉसिबल ही नहीं होता आपके लिए। तो अगर आपने एक चैप्टर प्रॉपर्ली किया ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल है कि आपको ये वाला हिस्सा जो है वो ईजी लगे, आसान हो जाए आपके लिए। तो ये भी बड़ी एक ना समझने वाली एक टेक्निकल चीज़ है, तो इसका भी आपका जो है वो इसको ज़्यादा फोकस आपने करना है, ये 4th क्वेश्चन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटे लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग अभी तक जो चल रही है, अभी तक की जो पेयरिंग एक्सपेक्टेड है, अच्छा इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। अभी तक की पेयरिंग ये चल रही है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन, आपको पता है टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 3 करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इनके जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 12 और 13 का होता है। या तो चैप्टर 12 का लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी होगा 5 मार्क्स का, और बेटे जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर 13 का होगा 3 मार्क्स का। या चैप्टर 13 का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, थ्योरी होगी, चैप्टर 12 का न्यूमेरिकल होगा। ये ना कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप बता दें कि इसमें से न्यूमेरिकल किस में से आएगा या थ्योरी किस में से आएगी। बेटे आप मुझे खुद बताएं, अगर बोर्ड वाले ये आपको बता दें कि चैप्टर 12 का ही लॉन्ग आएगा, 13 का न्यूमेरिकल आएगा, तो आप चैप्टर 13 की कभी थ्योरी करेंगे? मुझे बस इतना बता दें। ऐसा कभी होगा कि अगर आपको बता दी जाए कि 12 की थ्योरी है और 13 का न्यूमेरिकल आना है, तो बेटा आप तो 13 की थ्योरी कभी भी नहीं करेंगे, आप तो उसके पेजेस ही उतार देंगे, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर 12 और 13 का बेटे होता है, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है चैप्टर 12 का लॉन्ग थ्योरी वाला पोर्शन हो, 13 का न्यूमेरिकल हो सकता है चैप्टर 13 का थ्योरी वाला पोर्शन हो, चैप्टर 12 का न्यूमेरिकल हो, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता, ये याद रखें। अक्सर ऐसा होता है चैप्टर 12 का लॉन्ग थ्योरी आता है, 13 का न्यूमेरिकल एक शिफ्ट में, और अगली शिफ्ट में चैप्टर 13 का लॉन्ग आ गया, 12 का न्यूमेरिकल आ गया। तो ये एक बड़ा अजीब क्वेश्चन होता है कि सर इसका लॉन्ग आएगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा, नथिंग, ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद बेटे जो क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 14 और 15 का पेयर है। या तो चैप्टर 14 का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 15 का न्यूमेरिकल होगा, या 15 का लॉन्ग होगा, 14 का न्यूमेरिकल होगा। ये अपने माइंड में रख लें, 14 का लॉन्ग होगा, 15 का न्यूमेरिकल, या 15 का लॉन्ग होगा, 14 का न्यूमेरिकल। ये अपने माइंड में बेटे आप रख लें, ये इसी तरह से आएगा। तो और ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए ये 2 पेयर पहले, एक्चुअली पहले 3 पेयर बहुत ईजी है बच्चों के लिए। थर्ड पेयर जो है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें चैप्टर 16 और 18 का पेयर है। या 16 में से लॉन्ग आता है, 18 का न्यूमेरिकल होता है, या 18 में से लॉन्ग आता है, 16 का न्यूमेरिकल होता है। ये तीनों पेयर बच्चों के लिए बहुत ईजी होते हैं। मैंने जो देखा है 95% स्टूडेंट ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़ाहिर है 5 में से 3 करने हैं, तो ये तीनों करके उनका जो है ना वो ये कंप्लीट हो जाता है, वो ईजिली इसको कर लेते हैं। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि 90% स्टूडेंट जो है बेटे वो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं और इजीली जो है वो उनका ये वाला हिस्सा हो जाता है। अच्छा अगले लॉन्ग पे आएँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉन्ग की डिवीजन ऐसे है 17 और 19। अच्छा इस पे ना नेट पे ये कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, कुछ लोग ना 17 और 21 की भी पेयरिंग कर रहे हैं। बेटा मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा आप रिस्क लें, मैं तो आपको ये कहूँगा बेटा आप 17 के साथ 19 कर रहे हैं तो 21 भी कर लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि देखिए हमने तो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट्स में नहीं ना रखना। ये तो एवरेज बच्चे काम करते हैं कि बस 3 पेयर तैयार कर लिए, बाकी 2 चॉइस पे छोड़ दी। हमने ऐसा नहीं करना, हमने कम से कम 4 पेयर अच्छे तैयार रखने। तो इसके लिए आप 17 और 21 की अगर वो पेयरिंग कह रहा है, जो नेट पे मैंने देखी है, लेकिन अभी तक 17 और 19 की चली है। जो अभी तक चली है पेयरिंग वो 17 और 19 की है। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि 17 का 21 के साथ भी पेयर आ सकता है, तो आप बेटे उसको भी तैयार अच्छी तरह से कर लें। हम क्यों रिस्क लें? मुझे आप ये बताएं कि जब हमने इतनी मेहनत की है, हमारा विजन ही डॉक्टर बनना है, वाई वी आर टेकिंग रिस्क? हम क्यों रिस्क लें? और सपोज कर लो अगर आप 21 अगर नहीं करते, ठीक है, चलो वो 21 आता भी नहीं है, 17 और 19 का पेड़ ही आता, आपका एफएससी का तो पेपर हो गया, एंटी टेस्ट में क्या करोगे? एंटी टेस्ट में तो रह जाएगा ना आपका पोर्शन, एंटी टेस्ट में तो डेफिनेटली आपका ये हिस्सा रह जाएगा। तो इस वजह से बच्चों इसका रिस्क लें ही ना। तो 4th पेयर जो है बेटे 17 और 19 का जो अभी तक आ रहा है एग्जाम में, वो ये वाला पेयर है बेटा। और लास्ट जो पेयर है क्वेश्चन नंबर 9 ये 20 और 21 का है। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन जैसे मैंने आपको बता दी, इसमें का कुछ नेट पे कह रहे हैं कि 19 और 20 का है। बेटे मैं आपको कहता हूँ हम क्यों रिस्क लें?
आप एटलीस्ट आपके 4 पेयर्स तो अच्छे तैयार हो ना बेटा। ये फर्स्ट 3 पेयर ये हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19 और इसके साथ 21 भी आप कर लें जो उसके इंपॉर्टेंट मेनली लॉन्ग क्वेश्चन है, ताकि बेटे आप डिस्क की पोजीशन में ना हो। 4 आपके पेयर तैयार हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है मेरे तैयार हैं, तो मैं ईजिली 3 अटैम्प्ट कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये अपने माइंड में रखेंगे, बहुत बेटे आपके लिए इजी होगा। इस पेयरिंग को आपने अपने माइंड में रिस्क का फैक्टर नहीं रखना। आपने ये नहीं सोचना कि हम जो है वो पेयर इस तरह से करें या हम ये करें, नथिंग। आपने ऐसा नहीं सोचना, ये अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बेटा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास बेटे नेक्स्ट जो है बेटे टाइम मैनेजमेंट। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिए, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। मैं अगेन यही कहूँगा कि बेटे आपने रिस्क नहीं लेना, रिस्क की पोजीशन में नहीं आप। बेटा टाइम मैनेजमेंट विच इज़ एक्चुअल पोर्शन। 90% स्टूडेंट जो हैं बेटे वो पसीने उनके आ रहे होते हैं, पेपर में डरे हुए होते हैं। बेटा दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करें, अल्लाह का नाम लें और बिल्कुल ईमानदारी से आप, चूँकि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना वो मेहनत करने वाले का दोस्त है, मेहनत करने वाले को पसंद किया गया है। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इसको माने या ना माने, कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो एक आइडिया हो गया हुआ है। बेटे आइडिया नहीं, मेरे मुताबिक ये टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। देखिए टोटल आपके पास 180 मिनट्स हैं। आपने बेटे इसको एडजस्ट इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो रीड द पेपर केयरफुली एंड मार्क द क्वेश्चन टू अटैम्प्ट। ठीक है बेटा 17 MCQ जो है बेटे। अच्छा शुरू में जो आपने पेपर पढ़ना ना, इसके लिए 12 मिनट मैंने दिए हैं। देखो पेपर को अच्छी तरह से पढ़ो और जारी सी बात है 12 मिनट बहुत होते हैं आपके लिए। 12 मिनट और मोर देन इनफ होते हैं बेटे। 12 मिनट्स मोर देन इनफ। 12 मिनट में आप पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। बेटा 17 MCQ हैं। हर MCQ के लिए वैसे तो 1 मिनट होता है, एंट्री टेस्ट में तो 40 सेकंड होते हैं। 1 मिनट भी लगा लें तो बेटा 17 मिनट बनते हैं। मैंने 20 मिनट दिए। मैंने कहा आप 20 मिनट्स रखें MCQ के लिए। आप 17 मिनट्स ना रखें, आप 20 मिनट्स रखें। तो आप 20 मिनट्स में MCQ करें। 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ये मोर देन इनफ है बेटे। 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा, आप इजीली कर सकते हैं। 20 मिनट्स आपके पास। उसके बाद देखिए बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जारी सी बात है आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपने करने हैं वो आपने 22 करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने 4 मिनट्स दिए हैं। 4 मिनट सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब है नॉट मार्क्स, इट्स मिनट। अब देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मिनट में बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों, बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पास 88 मिनट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए। इट्स मोर देन इनफ। 88 मिनट्स में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला जानता है 88 मिनट्स बहुत ज़्यादा, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटे आपके पास 88 मिनट्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ज़ाहिर आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं 20 मिनट्स दे देता हूँ। 20 मिनट्स में भी क्या आप देखिए 15 मिनट आप 15 मिनट्स जो हैं वो आप थ्योरी में ले लें, 5 मिनट्स जो आप न्यूमेरिकल में ले लें। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स भी दिए जाएँ तो 60 मिनट्स होते हैं। आप इस सारे टाइम को ऐड कर लें, उसके बावजूद आपके पास टाइम बच जाएगा। स्टिल आपके पास टाइम होगा ताकि आप एंड पे पेपर को अच्छी तरह से पढ़ भी सकें। लास्ट में जो है पेपर करने के बाद आप उसकी रिवीजन भी कर सकते। तो ये डिवीजन है। 17 MCQ के लिए 20 मिनट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 88 मिनट्स, 22 शॉर्ट क्वेश्चन है, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मिनट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटे आपको मैंने हर लॉन्ग क्वेश्चन का 20 मिनट, तो 60 मिनट्स हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। दैट इज़ योर एक्चुअल डिवीजन। उसके बाद बेटा आंसर शीट डिवीजन भी हमने की हुई है। टोटल जो बेटे शीट्स होती हैं वो 60 होती हैं, लेकिन ज़ाहिर हर शीट पे 2 पेजेस हैं, तो टोटल पेजेस आपके पास 62 हो गए। 62 पेजेस है बेटा आपके पास। ठीक है, अब बेटे आपको यहाँ पे क्या गया है, फॉर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए 15 शीट। आपने अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उसके लिए आप 2 शीट्स यूज़ करें। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 शीट्स यूज़ करें आप। देखो कितना अच्छा 2 शीट्स, कितना आप खुला खुला करके भी लिख लेंगे आपके पास। अच्छा आपने जो है वो लिखा भी होगा तब भी आपके पास बेटे वो शीट्स बच जाएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप 2 शीट्स पे करें। वही मैं आपको बता रहा था ना कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 लाइंस जो है वो होनी चाहिए। तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटे आप 15 शीट्स आपको चाहिए। इट्स मोर देन इनफ। 15 शीट्स पे आपके 22 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। ये 22 ही मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप 22 इतने अच्छे करें आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही ना पड़े। अक्सर होता है ना पेपर बाद में ना चेकर को ये भी कहा जाता है कि अगर किसी ने जो है वो पेपर किया है तो बाद में जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए तो आप शुरू वाले सिर्फ 22 चेक करें। तो अगर आपको टाइम बच जाए तो आप एंड पे देख लें। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप लास्ट में देख लें कि आपने जो है वो करने हैं 1-2 क्वेश्चन तो आप कर लें। ये इस बेहतर ही है अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो।
बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम 5 शीट्स, देखिए मैंने कहा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 5 शीट यूज़ करें। अब आप बच्चों को भी पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में 5 शीट यूज़ नहीं होती, मैक्सिमम 3.5 यूज़ होती है। ठीक है, डेरिवेशन है, बहुत लेंथी है, तो 3.5 4 शीट्स तक यूज़ कर लें। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 15 शीट्स, तो देखो इनको काउंट कर लो आप, 15 + 15 30 शीट्स हो गई, तब भी 2 शीट्स बच गई। ये आपने इतना खुला करके लिखा है और उसके बावजूद शीट्स बच गई आपके पास, 2 शीट्स स्टिल आपके पास बची हुई। ठीक है, तो 15 शीट्स और 15 शीट्स से 30 हो गई, 2 शीट्स बेटे आपके पास बची हुई। तो ये डिवीजन है, ये परफेक्ट डिवीजन है जो मैंने खुद की है। उसके बाद देखिए बेटा जनरल इंस्ट्रक्शन, बेटा उसमें क्या होता है, गेट रेडी स्टेप्स आफ्टर गेटिंग आंसर शीट्स, गेट स्टार्टेड विद टाइम मैनेजमेंट। बेटा ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है तो आपने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, क्या क्या आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए। बेटा आपको फ़ौरन रेडी हो जाना चाहिए और सारे स्टेप्स जो हैं वो अपने माइंड में रखें कि आंसर शीट को मैंने इस तरह से लेके चलना है, और टाइम मैनेजमेंट आपके माइंड में। देखिए कहते हैं ना, इंसान सो भी रहा हो तो सम टाइम तब भी सोते हुए भी उसका दिमाग चल रहा होता है। तो जब आप पेपर करते हैं तो तब तो आपका 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा ब्रेन चलना चाहिए और चल भी रहा होता है। तो जैसे ही आपको पेपर मिले आप रेडी रहें, रेडी हो जाएं। साथ ही बेटे जो अपने जो है ना वो आपके माइंड में आंसर शीट्स के स्टेप्स होने चाहिए और साथ टाइम मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए। अब देखें गेट रेडी में क्या होगा, मस्ट डू, बेटे आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। गेट इनफ रेस्ट अ नाइट बिफोर। सपोज कर लें कल आपका पेपर है फिजिक्स का, सपोज बेटा आपको रेस्ट अच्छा मिले। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं कहते हैं सर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ती रही या पढ़ता रहा तो सुबह मुझे नींद आ रही थी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया। लो इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, आपके पूरी रात पढ़ने का क्या फ़ायदा, एट द एंड तो हमने रिजल्ट देख लेना बेटे। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आखिरी रात जो होती है ना इसमें जल्दी सो जाएं आपके एग्ज़ाम से पहले, तो अपनी प्रॉपर नींद पूरी करें, सुबह अलार्म लगाएं, एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले उठ जाएं या 2 घंटे पहले उठ के थोड़ा सा देख के चले जाएं, अल्लाह पाक का नाम लेके आप चले जाएं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वियर कंफर्टेबल क्लॉथिंग, कई बच्चे जो है ना वो कपड़े भी जो है ना वो प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं पाए होते। जैसे सपोज कर लें अगर थोड़े से भी आपके क्लोथ जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है या टाइट शर्ट आपने पहनी है तो बेटे उसमें भी आप जो है ना वो अच्छा फील नहीं करेंगे पेपर करते हुए, मतलब आपको लगेगा जैसे मैं बिल्कुल तंग होकर बैठी हुई या बैठा हुआ। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। वो बातें जो हैं तो बहुत सिंपल, पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है आपको बताते हैं कि नहीं बेटा ईजी होके जाओ और ये वो, लेकिन फिर भी जाहिर है टीचर्स भी पेरेंट्स होते हैं, तो बेटे हमने आपको ये सब चीज़ें बेटे गाइड करनी है प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाएं। कई बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते, उनका एनर्जी लेवल वहाँ पे कम हो जाता है और 10-15 मिनट वो वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया और आपने 10-15 मिनट ज़ाया कर दिए तो बेटे इसका क्या फ़ायदा हुआ, लॉस हुआ, डेफिनेटली आप डिप्रेशन में आएंगे। टेक ऑल नेसेसरी टूल्स, पेन, पेंसिल, रेज़र, कैलकुलेटर, मार्कर। बेटे अक्सर बच्चे जो हैं वहाँ जाके मार्कर मांग रहे होते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वहाँ पे जाके ना मार्कर मांग रहे होते हैं। बेटा जब आप मांग के काम करेंगे बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि आपका जो है ना वो बिल्कुल ये सही हो, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगी, डेफिनेटली आप टाइम मैनेजमेंट में पीछे रह जाएंगे। तो ये सारे टूल्स जो हैं बेटे ये आपने अपने पूरे करके जाने हैं। 100% बेटे आपकी सारे के सारे जो है वो टूल्स कंप्लीट होने चाहिए। जब आपके टूल्स कंप्लीट होंगे तब बेटे आप इजीली जो है वो कंफर्टेबल इंसान फील करता है। कई बच्चों ने तो एक्स्ट्रा मार्कर भी रखा होता है, रखना भी चाहिए, एक्स्ट्रा पेन भी रखना चाहिए। गेट योर रोल नंबर स्लिप, ये बेटा रोल नंबर स्लिप रात को ही अपने जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में आप रख लें। अक्सर बच्चे जो है वो सुबह जल्दबाजी में डिप्रेशन में होते हैं, चले जाते हैं, रोल नंबर स्लिप नहीं होती, वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, रोल नंबर स्लिप पहले ही अपने आपने ज्योमेट्री बॉक्स में रख लेनी। बी कॉन्फिडेंट, ये सबसे मेन पॉइंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटे आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बेटा ये वो ही मस्ट अवॉइड, डू नॉट बोरो राइटिंग। बेटे आप ना पहली बात तो ये कि चीज़ें एक तो वहाँ पे मांग के भी यूज़ ना करें, और मार्कर वगैरह जैसे अक्सर लोग जो हैं वो मार्कर मांग के यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा ये बेटा कटिंग ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे मेन पॉइंट होता है कटिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, आपने कटिंग करनी नहीं है। कटिंग करने का मतलब ये होता है कि चेकर को आप खुद कह रहे हैं मेरे नंबर काटो, इससे अवॉइड करें। आइटम्स इट क्रिएट स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस। बेटे जाहिर सी बात है इस स्ट्रेस जब आप बोरो कर रहे होते हैं चीज़ें या आप लेते हैं या किसी को दे रहे होते हैं तो बेटे इससे स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस होता है, तो ईजी रहे। डू नॉट गेट पैनिक नहीं होना, ये नहीं कहना पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैं टिपिकली कहता हूँ कि दुनिया नहीं बदलनी चाहिए आपकी, आपने वहाँ पे ऐसे परेशान नहीं होना, ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। आपके माइंड में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। उसके बाद है बेटा डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एज सुन एज यूर सेट द पेपर। बेटा पहले अपने पेपर को सेट करें, अपना ब्रेन सेट करें कि हमने ये करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में इंसान काम ख़राब करता है। कई बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता हो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो गया, तब तक टाइम भी गुजर गया होता।
तो कोई जल्दी नहीं है, कोई बेटे परेशानी नहीं है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ, ईजी चिल रहे, कॉन्फिडेंट हो के आपने तैयारी करनी है और पेपर करना है। ओवर कॉन्फिडेंट, अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट भी एक डिजीज़ है। कई बच्चे कहते हैं सर ये तो मैं फ़ौरन कर रहा है, वो बाद में पता चलता है जी और एंड पे इसके बाद टाइम भी बचा हुआ था, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस इतना ओवर था कि वो गलत क्वेश्चन कर रहा है और उसने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। ऐसा नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। टिप, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड योर एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। बेटे जब आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है बेटे स्ट्रेस कम होता है। ये एक हकीकत बात है, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह से ज़्यादा होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। स्टेप्स आफ्टर गेटिंग आंसर शीट, जैसे ही आंसर शीट मिले फिल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन आंसर शीट। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आंसर शीट पे लिखें, जैसे रोल नंबर वगैरह कई बच्चे एंड पे लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, इतनी जल्दी नहीं दिखानी, रोल नंबर शुरू पे ही लिख लेना आपने, शुरू में स्टार्टिंग में ही। रीड द पेपर केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पेपर को केयरफुली नहीं रीड कर रहे बेटे, तब भी आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा, आप लॉस में जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। स्किम द पेपर टू मेक श्योर यू हैव इट ऑल। पेपर को ऐसे आपने अपने माइंड में इस तरह से स्किम करना है बेटा कि आपको पता हो कि भाई मुझे सारे का सारा पेपर आता है, एक मैंने डिवीजन कर ली, मैंने इस तरह से लेके चलना है। मार्क द क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट, ऊपर ही मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन हमने मार्क करने हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मार्कर से मार्क करें। वो कई बच्चे कहते हैं पता नहीं वो जो यहाँ पे जो चेकर हैं, वो जो इन्विजिलेटर हैं, वो पता नहीं डांटेंगे। और भाई आप अपने पेपर को मार्क कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। टिक लगाओ उसके ऊपर कि हमने ये वाला करना है। टू मेक ओवरऑल आइडिया और रफ प्लान फॉर सॉल्विंग पेपर। देखो ओवरऑल आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, रफ प्लान होना चाहिए कि हमने पेपर इस तरह से करना है। हाउ टू अटेम्प्ट MCQ, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखें। बिफोर लुकिंग द आंसर ट्राई टू फॉर्म द आंसर इन योर माइंड एंड मैच द। बेटे इससे पहले कि आप ऑप्शन देखें, क्वेश्चन पढ़ते साथ ही अपने माइंड में देखो कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। मतलब आप खुद सोच रहे हो कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, MCQ के ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। आपने MCQ पर अपने माइंड में खुद चलाओ कि इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद देखें, रीड एवरी ऑप्शन एवर यू आर मोर देन 100% श्योर अबाउट द फर्स्ट पोजीशन। बेटा 100% श्योरिटी होगी तो आपने उसको टिक करना ही अपने माइंड में रख लें। इफ फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, लुक एट द पास ऑप्शन टू मेक श्योर इट इज़ नॉट एन ऑल द अबव। बेटा एक अगर आपको पता चल गया ना, तो ये नहीं करना कि उसी को उसी टाइम टिक कर दें, बाकी सबको भी श्योर करना है कि बाकी सब जो हैं वो ऑप्शन इसमें एक्यूरेट नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन जो है ये परफेक्ट है, उसी को आपने टिक करना है। सम टाइम होता है बोथ का ऑप्शन होता है और बच्चों ने उसे पढ़ा नहीं होता, वो गलत हो जाता है। इफ़ यू डू नॉट नो वट इज़ द राइट आंसर, बेटे वो कह रहा है अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो वट इज़ रॉन्ग। इन केस देर इज़ कन्फ्यूजन ऑलवेज अप्लाई एक्सक्लूजन मेथड। बेटा एक्सक्लूजन मेथड का मतलब मैं तो ये कहता हूँ एक जनरल मेथड। जैसे ये एक फर्स्ट ईयर का, जैसे आप सब बच्चों को पता ही MCQ है कि एट द क्लोज एंड ऑफ एन एयर कॉलम। अब आपको पता है क्लोज एंड, जो एयर कॉलम का क्लोज एंड होता है बेटे, वहाँ पे हमेशा नोड बनते हैं, क्योंकि नोड देखो मैं कैसे जज करूँगा, एयर कॉलम जो क्लोज है जाहिर सी बात है बेटे वहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं होगा। अगर एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड जीरो होगा, तो जीरो एम्पलीट्यूड किसका होता है, वो नोड का होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा एक्सक्लूजन मेथड। अगर आपको पता नहीं ना चल रहा तो आप अपने माइंड में ये रखो कि एम्पलीट्यूड जीरो है तो वहाँ पे नोड ही बनेगा। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि द मैक्सिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या सपोज, तो मैं ये देखूंगा कि यार सबसे ज़्यादा चार्ज किसका होता है, वो प्रोटॉन का होता है या इलेक्ट्रॉन का होता है, और वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो ये एक्सक्लूजन मेथड है, मेरे माइंड में आ गया यार इससे ज़्यादा क्या चार्ज होगा, यही चार्ज है ना जो आप मिनिमम चार्ज लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, वो इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। तो इस तरह से भी माइंड को अपने चलाएं, आपने अपने माइंड को खुद चलाना है, खुद यूज़ करना है। डू नॉट हेट द ब्लाइंड, हेट द ब्लाइंडनेस। बेटा वो सिंपली ये बात यह है कि ब्लाइंड होने से हेट नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडनेस से हेट होना चाहिए। ब्लाइंडनेस नहीं आपने शो करनी, ये भी अपने माइंड में रख लें कि ब्लाइंडनेस नहीं आपके पास होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने जो है ना वो ख्याल रखना है कि ब्लाइंडनेस जो है ना वो आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको यकीन होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। तो बेटा लास्ट में ये बस मैं आपसे कह रहा था कि डू नॉट हेट द ब्लाइंड, हेट द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड से हेट नहीं करना चाहिए बेटे, ब्लाइंडनेस बिल्कुल आपने जो है ना वो परेशानी होना। देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। बेटा सबसे ये बहुत अच्छी लाइन है कि आपके सब्जेक्ट के नॉलेज से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, इसकी सब्सिट्यूशन कोई है नहीं। अगर देखें ना एक बंदे को नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कैसे पॉसिबल है वो बाकी सब चीज़ें करे। अब देखिए बेटा उसके बाद है हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें आपने ये करना है कि मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। हाँ ये इस चीज़ का भी ख्याल रखें, कई बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते। मेंटेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज हेडिंग ऑफ एन आंसर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मार्कर से हाईलाइट कर दिया करें, उसको नीचे शो कर दिया करें।
राइट एंड आउटलाइन हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन। बेटे एक हेडिंग और एक देखें, कई बच्चे ना इसमें हेजिटेट करते हैं कि सर हम हेडिंग इतनी ज़्यादा दें, और भाई हेडिंग के मार्क्स होते हैं, चेकर पसंद करता है इस चीज़ को कि आपने हेडिंग दी है। यूज़ द सेम क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर शीट, नोट योर ऑन सीरियल नंबर। बेटा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपके जो क्वेश्चन पेपर पे सीरियल नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सपोज करें कि 3 पार्ट है, आपने वो ही लिखना है, आपने अपनी कुछ तरतीब या अपना सीरियल नंबर नहीं लगाना पेपर पे। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर लगा हुआ है वही आपने करना है। डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट। बेटा राइटिंग स्टेटमेंट ना लिखें, सिर्फ आंसर लिखें। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखें। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ आंसर लिखा करें, क्वेश्चन ना लिखा करें। रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली। 2, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़े। सम टाइम होता है स्टेटमेंट पूरी तरह पढ़ी नहीं होती, उसकी सेंस ही क्लियर नहीं होती। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर फिनिशिंग द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते जाएं, उससे ये पता चल जाता है कि आपने जो है ना वो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा ये इसके स्टेप हैं। डू राइट द हेडिंग, इसमें भी हेडिंग बताएं। डू द प्रॉपर लेबल डायग्राम, डायग्राम बहुत मेन होती है, डायग्राम को लेबल करें। डायग्राम बनाने से पता चलता है कि वाकई इसको क्वेश्चन आता है। डायग्राम बहुत मैटर करती है, बहुत साफ़ सुथरी डायग्राम बनाने की कोशिश करें। उसके बाद बेटा बी सिंपल, बी फोकस, टू द पॉइंट, क्लियर, करेक्ट, कंसाइज। बेटा सिंपल पॉइंट को क्लियर किया करें। उसमें ना एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि बेटा जो आंसर होता है उसका कंक्लूजन भी लिखा करें। जैसे फिजिक्स में सपोज करें आपने मोशनल ईएमएफ लिखी, तो उसका आंसर लिखो इज इक्वल टू VBL sin थीटा। अब बताओ अपने पास से लिख दो, एक हेडिंग बनाओ कंक्लूजन, बताओ मोशनल ईएमएफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है, इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, हेडिंग लाजमी, कंक्लूजन लाजमी बताना है। उसके बाद बेटे लास्ट में जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बेटे, ये आपके मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, ये ज़रा देख लें कि ये टॉपिक जो है बेटा ये आपने इनको एक बार अच्छी तरह से फोकस कर लेना है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉसेस लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, E/M वैल्यू, CRO, गल्वानोमीटर, मोशनल EMF, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर, ये कई बार आया, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर, RC and RL सीरीज सर्किट, AC थ्रू इंडक्टर, और एनर्जी बैंड थ्योरी, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिस्टैरिसीस लूप, रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिवीजन, जर्मन एक्सपेरिमेंट, बोहर थ्योरी। बेटा ये सब चीज़ें, हाफ लाइफ लेजर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटा लास्ट में जो है ये आपने मार्किंग ऑफ द पेपर। अब मार्किंग स्कीम इस तरह से होती है बेटा कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन में 1 नंबर जो है वो डेफिनेशन का है, 1 मार्क्स उसके प्रिंसिपल का है। जैसे AC जनरेटर का प्रिंसिपल या म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है। फिगर का 1 नंबर होता है, जहाँ पे फिगर ज़रूरी है वो लाजमी बनानी है, और फिजिक्स में तो है ही फिगर, हमेशा होती फिगर। एक्सप्लेनेशन जो है बेटे इसकी डिवीजन ऐसी होती है कि समटाइम इसके 2 मार्क्स होते हैं, समटाइम इसके 3 होते हैं। उसके बाद बेटा एयर विल बी नो लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 4 और 6 मार्क्स। बेटा हमेशा याद रखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और बेटे लास्ट में ये देख लें कि जो न्यूमेरिकल्स का डाटा होता है, डाटा प्लस फार्मूला का 1 नंबर है, वैल्यू पुट करने का बेटे हाफ एंड हाफ 1 नंबर इसका होता है, आंसर विद यूनिट्स हाफ एंड हाफ नंबर इसका होता है, 3 मार्क्स है न्यूमेरिकल के। इस तरह से डिवीजन होती है, ये अपने माइंड में रख लें, डिवीजन इस तरह से होगी। लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला 5 मार्क्स का होता है और न्यूमेरिकल बेटे 3 मार्क्स का होता है। तो ये बेटा हमारा आज का पेपर डिस्कशन थी। बेटे मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं अगेन आपको यही कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन लाजमी लिखिएगा बेटा, और अल्लाह ताला का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के कीजिएगा। अल्लाह ताला अपने नबी पाक के सदक़े आप सबको कामयाब करें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखें बेटा। और प्रोफेसर हारिस के लाइक अगर कोई भी काम हो बेटा लाजमी डिस्कस करें बेटा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।